मेरा मानना ये है कि जिस तरह की रूटीन बहस, रूटीन रिपोर्टिंग, रूटीन क्रिटिसिज्म इस पर आ रहा है, उससे थोड़ा सा हटके पॉलिटिकल एनालिसिस इसका किया जाना चाहिए। बिना इसके ये चुनाव और ये जो डेमोक्रेसी में जो एक नया फिनोमिना डेवलप किया है महाराष्ट्र से, वो समझ में नहीं आएगा। ये सच है कि इस चुनाव के परिणाम अकल्पनीय और अकथनीय है, लेकिन इसे डिकोड करना होगा। सिर्फ इतने कहने से, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है, अ, ये इलेक्शन समझ में नहीं आएगा। या ये कहना कि ये इस परिणाम जो है आश्चर्यजनक है, इससे भी ये चीज समझ में नहीं आएगी। ये इलेक्शन का परिणाम जो है ईवीएम की धांधली से भी समझ में नहीं आएगा। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का जो मॉडल है इलेक्शन का, नरेंद्र मोदी का, वो मॉडल एक तरह से कारपोरेट माफिया और ड्रग माफिया, इन तीनों का जनतंत्र के साथ में एक नया रिश्ता विकसित किया गया। वोट ईमानदारी से गिने गए, बड़ी सफाई से गिने गए। कहां मैनिपुलेशन हुआ है, इसे विपक्ष भी बताने में थोड़ा सा अभी झिझक रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो महाराष्ट्र में जो परफॉर्मेंस है, वो मोदी की अब तक की महाराष्ट्र की सबसे शानदार परफॉर्मेंस है, और ये हाल के वर्षों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें सबसे शानदार परफॉर्मेंस है। इस अर्थ में ये चुनाव थोड़ा सा एक जादू की तरह लगता है। और इसको कायदे से, जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया कि पॉलिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी कहां जा रही है समझ में नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट डेवलपमेंट करके आपको कहां ले जा रहे हैं, यह आपको समझ में नहीं आएगी। विपक्ष की जो प्रतिक्रियाएं इस चुनाव पर आई हैं, वे प्रतिक्रियाएं गंभीर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मैं फिर इस बात को आज अंडरलाइन करके कहना चाहता हूं मैं आपसे। मेरे कई वीडियो है जिनमें मैंने ये बात कह रखी है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में बाकायदा महिलाओं का एक तरह से सांप्रदायिकीकरण चल रहा है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चल रहा है। इस पर कायदे से ध्यान नहीं दिया गया तो हम बहुत गंभीर संकट में फंसने वाले हैं। महिलाएं पहले राजनीति करती थी, राजनीति में रुचि लेती थी, लेकिन रिएक्शनरी राजनीति में इस तरह से उनकी रुचि नहीं थी। रिएक्शनरी राजनीति में इतनी एग्रेसिव उनकी भागीदारी नहीं थी, और ये चीज मेरे लिए चिंता की चीज है। मैंने ये बात कही है, मैं आपसे फिर शेयर कर रहा हूं इस बात को। आप मणिपुर में जाइए, वहां टेररिस्टों के साथ में, पृथकतावादियों के साथ में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। आसाम में जाइए, वहां पर भी सेम चीज। और नॉर्थ इंडिया में जाइए तो सांप्रदायिक ताकतों के साथ में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी, ये अपने आप में चिंता की चीज है। और प्रतिक्रियावादी राजनीति के साथ में स्त्रियों का आकर्षित होना एक कोई नई चीज नहीं है। अमेरिका में भी यह फिनोमिना देखा गया। सोवियत संघ के विघटन के दौरान पेरेस्ट्रोइका को लागू करने में और कम्युनिस्ट पार्टी को, सोवियत सिस्टम को ध्वस्त करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, महिला सांसदों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो जब तक आप महिलाओं के संगठन को, आप अगर ये महिला केंद्रित योजनाओं के संदर्भ में वोट मोबिलाइजेशन की रूप में ही देखेंगे तो इससे बात समझ में नहीं आएगी।
औरतें फासिज्म की तरफ तेजी से जा रही हैं, आतंकवादी संगठनों की तरफ तेजी से जा रही हैं, और यह बहुत बड़ा फिनोमिना है और यह खतरनाक फिनोमिना है। इसने लोकतंत्र के लिए संकट पैदा कर दिया है। यह सिर्फ भारत में ही संकट पैदा नहीं किया इसने, इसने समाजवाद के लिए संकट पैदा किया सोवियत संघ में, और आज सोवियत संघ में बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप है। वो डेमोक्रेसी के नाम पर आए थे कम्युनिस्ट पार्टी को ध्वस्त करके। औरतें एक पूरे के पूरे जेंडर के तौर पर, एक पूरे के पूरे समुदाय के तौर पर भारत में लोकतंत्र के अगेंस्ट में, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगेंस्ट में वे मोबिलाइज की जा रही है और वे तरीके से मोबिलाइज की जा रही है। ये पैसे का मामला नहीं है खाली। अगर पैसे का मामला होता तो पैसा तो योजनाओं में कांग्रेस भी सजेस्ट कर रही है, इंडिया अलायंस भी, महाअघाड़ी भी, मोर्चा भी सजेस्ट कर रहा था कि हम अगर आएंगे तो किस महिला को क्या देंगे। बीजेपी से ज्यादा पैसा सजेस्ट कर रहे थे वो। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सजेस्ट किया, राजस्थान में सजेस्ट किया, लेकिन नहीं की, हार गए इलेक्शन। महाराष्ट्र में भी उन्होंने सजेस्ट किया लेकिन क्लिक नहीं किया, हार गए इलेक्शन। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा लगातार रिएक्शनरी पॉलिटिक्स की ग्रिप में जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। ये खाली ऊपर से उसका, जिसे कह के रिएक्शनरी राजनीति में महिलाएं तेजी से जा रही है, इस चीज को छिपाने के लिए ये महिलाओं की जो योजना है उनकी मदद की जा रही है। कहने का मतलब यह कि प्रोपेगेंडा की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है उसमें दो सेक्शन बुरी तरह से प्रभावित है नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा से, एक है यूथ और दूसरी औरतें। और इन यूथ और औरतों को इन इलाकों में जहां बीजेपी का प्रभाव है वहां बीजेपी ने अपने ग्रिप में लिया हुआ है, और जहां बीजेपी का प्रभाव नहीं है वहां पृथकतावादी और दूसरे लोगों ने, गुंडों ने ग्रिप में लिया हुआ है। ममता कैसे जीत गई? ममता 6 सीटों पर, जो विधानसभा की सीटों पर जो चुनाव हुए, उसमें कैसे जीत गई? उसमें बहुत बड़ी भूमिका है महिलाओं वाली योजना की। ममता के विधानसभा के चुनाव में जीतने में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ममता की जो पॉलिटिक्स है वो कम से कम, अगर मुझसे कहें तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि वो क्रिमिनल रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है, वो डेमोक्रेटिक लिबरल पॉलिटिक्स नहीं है। मैं इस पर अनेक बार लिख चुका हूं। तो भारत में जो ये जो औरतों का जो उभार है, पॉलिटिकल जो इनका पार्टिसिपेशन है, ये पार्टिसिपेशन एक राजनीतिक एजेंडे के साथ पार्टिसिपेशन है, ये खाली वोट देने के लिए पार्टिसिपेशन नहीं है। तो औरतों का खास तौर पर अध्ययन किया जाना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे। वो खाली जो महिलाओं के लिए जो योजना महाराष्ट्र में लागू की गई उसकी चर्चा कर रहे। योजना का प्रश्न नहीं है, योजना तो वहां जो चल रही है, जो प्रस्तावित की गई थी, जिसमें कि उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम 2,000 या 3,000 रुपए महीने देंगे, कांग्रेस तो उससे ज्यादा देने को तैयार है। फिर भी कांग्रेस की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है महिलाएं। कांग्रेस उस परिवार में बेरोजगार नौजवानों को नहीं पैसे देने के लिए तैयार है ज्यादा, लेकिन वो नौजवान आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह राजनीतिक तौर पर रिएक्शनरी पॉलिटिक्स, फासिस्ट पॉलिटिक्स की ग्रिप में जा चुका है। और इस पहलू का कायदे से इसके लेयर खोल के अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अनेक स्तर हैं, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं इस पर बात करूंगा आपसे। सेकंड एस्पेक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसके अलावा, मैं कहना चाहता हूं कि अब महाराष्ट्र का मॉडल हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मॉडल होगा। महाराष्ट्र में जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग अब तक देश में कहीं नहीं किया गया, और वो बहुत शानदार प्रयोग है नरेंद्र मोदी ने जो किया है। ये जो
लुटेरे, कारपेट हाउस माफिया, ड्रग माफिया और डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के आज ये तीन बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं: कारपोरेट माफिया, ड्रग माफिया और माफिया। अदानी सिर्फ अदानी नहीं है, एक कैपिटलिस्ट नहीं है। वो जो लेट कैपलिन का जो लुम्पेन प्रोलेटारिएट है, उसका एक आइडियल मैन है। तो नरेंद्र मोदी का खुश होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो नया मॉडल है वो क्लिक कर गया जनता। कहने के लिए इस गिरोह ने, माने कारपोरेट माफिया और ड्रग माफिया और बीजेपी, इनमें मिलके जो आगे डाला है, इस पर वो हिंदुत्व की राजनीति और डेवलपमेंट का आंकड़ा डाला हुआ। लेकिन ये डेवलपमेंट और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है इस पूरे के पूरे इलेक्शन का। डेवलपमेंट के डॉ का कोई संबंध नहीं है इससे। डेमोक्रेसी को महाराष्ट्र में कारपोरेट माफिया और ड्रग माफिया इनने हाईजैक किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो अभी आप इंटरनेट पर जाइए, जो आंकड़े और डाटा, जो सूचनाएं अवेलेबल है, उनसे ये चीज खबर निकल रही है। लेकिन आपके सामने जो न्यूज विश्लेषण आ रहे हैं, वो ये कारपोरेट माफिया, ड्रग माफिया और माफिया गिरोहों की भूमिका की तो बात ही नहीं कर रहे। यहां तक कि विश्लेषण में बड़े पैमाने पर पैसा बटा है, इस ये भी अब डिस्कशन से गायब है। ये जो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारे हैं, ये खाली ये माफिया गिरोह, ये जो त्रिगुट माफिया है, कारपेट माफिया, माफिया, क्रिमिनल माफिया और ड्रग माफिया, ये जो त्रिगुट माफिया है, इसके साथ में जो बीजेपी की सांठगांठ है, इसको छिपाने के लिए, इस पर पर्दा डालने के लिए, आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ये कटेंगे तो मरेंगे, या बटेंगे तो कटेंगे, या एक में तो सेफ है, ये नारे उछाले गए। और इन दोनों नारों, यानी एक है तो सेफ है, इसके आधार पर लिबरल को एकजुट किया बीजेपी ने, और बटेंगे तो कटेंगे, इसके आधार पर उन्होंने अपने फंडामेंटलिस्ट जो गुरुओं हैं, उनको एकजुट किया। और जाहिर है कि उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ। उनके वोट बैंक में इजाफा इसलिए नहीं हुआ कि उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उनके वोट बैंक में इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने घर घर नोट पहुंचाए। बड़ी मात्रा में इलेक्शन कमीशन इस मामले में फेल हुआ कि उसने बड़ी मात्रा में बीजेपी को घर घर पैसे का इस्तेमाल करने का मौका दिया। जो इलेक्शन कमीशन ने जो बातें कही है, अखबारों में जो आई है, उसी से पता चल रहा है कि रुपया बटा था, जरूरत की सामग्री बटी थी, शराब बटी थी, मांस बटा था। ये जो लाडली बहन, लाड़की बहन जिसे वो कहते हैं, ये लाडली बहन जो योजना है, इस लाड़की बहन योजना में तो सिर्फ सरकारी पैसा बटा है। तो असल चीज कौन सी है जो कि इस डेमोक्रेसी को लगातार पंक्चर कर रही है? वो है पैसा। क्यों दिया जा रहा है पैसा? वो चाहे किसानों के लिए दिया जाए, चाहे महिलाओं के लिए दिया जाए, या किसी और के लिए, क्यों पैसा दिया जा रहा है? ये सीधा खाते में भेजा जा रहा है डेवलपमेंट के लिए नहीं। एक तरफ ये पैसा भेजा जा रहा है किसानों के लिए और औरतों के लिए, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो पैसा दिया हुआ किसानों और औरतों का तो सुख नजर आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो नीचे चल रहा है इसकी आड़ में,
जो पॉलिटिकल फोर्सेस इसकी आड़ में काम कर रही है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और इस चक्कर में औरतों का और किसानों का जो रूपांतरण हुआ है, सामान्य वोटर का जो चेतना में रूपांतरण हुआ है, उस पर बात नहीं हो रही है। सामान्य वोटर की चेतना को किस चीज से प्रभावित किया जा रहा है? लालच। किसानों को, औरतों को, कारपेट हाउसेस को लालच दिया जा रहा है। लालच कारपेट हाउसेस में भी है। धारवी की पूरी जमीन मिलेगी, ये गौतम अदानी के लिए एक तरह से लालच की चीज है। उसका कारपेट लालच है। औरतों को 1,500 रुपए महीने मिलेंगे, ये औरतों के लिए लालच। किसानों को 2,000, ये किसानों के लिए लालच। सो अब डेमोक्रेसी में जो ये लालच की राजनीति और लालची लोकतंत्र नरेंद्र मोदी ने जो विकसित किया, ये सबसे खतरनाक पहलू है। लालची लोकतंत्र आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी डेमोक्रेसी में। यह एकमात्र यूनिक फिनोमिना है जो कि भारत में एक्सरसाइज जिसकी नरेंद्र मोदी ने की है। वो लोगों को नौकरी नहीं दे रहे, वो किसानों को उनकी उपज के सही मूल्य नहीं दे रहे, वो उनके कर्ज माफ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें 2,000 रुपए देंगे, और ये 2,000 रुपए का लालच। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 2,000 रुपए नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी ने जनता में लालच की लत लगा दी और जनता लालच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पर भी यह सुनाई नहीं दिया कि किसानों ने कहा कि हम अपने खाते में पैसे नहीं लेंगे, चाहे जो भी हो। हम नरेंद्र मोदी से पैसे नहीं लेंगे, चाहे जो भी हो। लालच। वे औरतें जो कि विक्टिम हैं इस सिस्टम की, वे पीड़ित हैं, वे औरतें नहीं कह रही हैं कि हम पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि वे लालच की शिकार हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक नई चीज, वो लालच पैदा किया और उसे वो डेवलपमेंट कहते हैं। वो घूसखोरी को, ये घूसखोरी है एक तरह की, इसे वो डेवलपमेंट कहते हैं। आपने अमेरिका में चुनाव हुए अभी, अमेरिका में कोई किसी को पैसे दे रहा है? कहीं कोई पैसे मिलते हैं किसी को? ब्रिटेन में चुनाव हुआ, कहीं कोई पैसे मिलते हैं किसी को? भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक ऐसा मॉडल एडॉप्ट किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि लालची मॉडल है, और ये डिक्टेटरशिप का बहुत महत्वपूर्ण टूल है। किसानों को जो पैसा मिल रहा है उस पर अटैक नहीं करना विपक्ष, क्योंकि लालची लोकतंत्र, लोकतंत्र का लालची लोकतंत्र में रूपांतरण, ये नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, और इसके 3 महत्वपूर्ण पिलर है। कॉर्पोरेट माफिया, जिसे हम लोग लुम्पेन बुर्जुआजी कहते हैं, क्रिमिनल माफिया और ड्रग माफिया, ये 3 माफिया इसके पिलर है। और इन्हीं के विकास को नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो लालच है, ये कारपोरेट बीमारी है, ये कारपोरेट हाउसेस में थी। अब कारपोरेट हाउसेस ने इस नरेंद्र मोदी के दौर में इस बीमारी को आम जनता की बीमारी में, आम राजनीतिक बीमारी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। आप नरेंद्र मोदी को कभी नहीं हरा सकते जब तक आप इस लालच के गेम से बाहर नहीं निकलेंगे। आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं कि अगर वो नरेंद्र मोदी 1,500 दे रहे हैं तो हम 3,000 देंगे, नरेंद्र मोदी 6,000 दे रहे हैं तो हम 1,00,000 देंगे साल में। इससे नरेंद्र मोदी हारेंगे नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पैसा ही नहीं जा रहा, नरेंद्र मोदी की विचारधारा भी जा रही है, आपकी विचारधारा नहीं जा रही। एक और चीज है जो कि इस महाराष्ट्र के इलेक्शन में निकल के आई, और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये बात जो मैंने आपसे कही कि इसमें कारपोरेट माफिया, क्रिमिनल माफिया और ड्रग माफिया शामिल है, इसका एक अच्छा खासा आंकड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं।
वो ये कि जैसा कि केंद्रीय एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र में तकरीबन 546.84 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है इस इलेक्शन के दौरान। इसमें नकदी भी है, इसमें शराब भी है, इसमें नशीले पदार्थ भी है, इसमें कीमती धातुएं भी है। महाराष्ट्र और झारखंड में मिलाके कुल 558 करोड़ रुपए की संपत्ति और नकदी जब्त की गई है। इसमें यशस्वी बीजेपी के विकास पुरुष महासचिव शामिल है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी के नेता शामिल है, वो भी नकदी के साथ पकड़े गए नासिक में। उनके पास 1.5 करोड़ की नकदी पकड़ी गई। पालघर बाड़ा क्षेत्र में एक जीप से 3,70,00,000 रुपए नगद पकड़े गए। बुल्ढाना में, जामोद में 4,51,00,000 रुपए पकड़े गए। 4,51,00,000 रुपए के 4,500 किलोग्राम गांजे के पौधे, दुनिया से कह रहा हूं ड्रग माफिया इसमें शामिल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जामोद में जो बुल्ढाना जिले का हिस्सा है उसमें 4,51,00,000 रुपए के 4,500 किलोग्राम वजन के गांजे के पौधे पकड़े गए। रायगढ़ में 5,20,00,000 रुपए की चांदी की छड़ें जब्त की गई। सोचिए, राम जी की खड़ाम की पूजा करने वाले, जय श्री राम बोलने वाले क्या क्या काम कर रहे हैं। और तो और झारखंड में राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 2,26,00,000 रुपए मूल्य की अवैध खनन सामग्री, डालटनगंज में 687 किलोग्राम पोस्ता भूसा, हजारीबाग में 48.18 किलोग्राम marijuana जब्त किया गया। अगर इस जब्त की गई सामग्री को अगर आप ध्यान से देखें, कहीं marijuana पकड़ा जा रहा है, कहीं गांजा पकड़ा जा रहा है, कहीं शराब पकड़ी जा रही है, कहीं कैश पकड़ा जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी को किस तरह से, डेमोक्रेसी के मूल्यों को, डेमोक्रेसी के पवित्र उद्देश्यों को, लक्ष्यों को किस तरह से तिलांजलि देके अपराधियों और कारपोरेट हाउसेस के हवाले कर दिया गया है। और यह है नरेंद्र मोदी का नया डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें गांजा और marijuana बड़े पैमाने पर इलेक्शन के दौरान पकड़ा गया। एक जगह कहीं जो खबर है, एक कोई व्यक्ति आया, उसने दुबई से आया, उसने एक साथ 100 करोड़ रुपया जमा कर दिया बैंक में और 12 खाते खोले। और जो सोकॉल्ड प्राइवेट संस्थान है, आपने कभी सुना है? रांची में प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, स्कूलों में छापे पड़े और वहां अवैध पैसे निकले। सिर्फ 2 उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। जो प्राइवेट कॉलेज और स्कूल और विश्वविद्यालय में छापे पड़े, उसमें जीडी गोयनका कॉलेज से 1,14,00,000 रुपए मिले और वाईवीएन यूनिवर्सिटी में 67 लाख रुपए मिले। ये दैनिक जागरण की खबर है, इसलिए यह अविश्वसनीय खबर नहीं है। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, किस पर बात की जानी चाहिए? डेवलपमेंट है, ये नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि क्या यह डेवलपमेंट है? क्या यह डेमोक्रेसी का वह रूप है जो कि आपको विरासत में मिला था? गांजा और marijuana बड़ी तादाद में मिले इलेक्शन के दौरान। और आप ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, गौतम अदानी के समुद्री पोर्ट पर, जो गुजरात में है, वहां सबसे बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए ड्रग्स के।
और जो पकड़े नहीं गए, क्योंकि ये जो कंसाइनमेंट आए हैं, ये कहीं से तो आए हैं। दिल्ली में बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए, तो जो पकड़े गए वो तो मालूम है, जो नहीं पकड़े गए वो कितने बड़े होंगे। तो डेमोक्रेसी आज किससे दो चार हो रही है? वो नरेंद्र मोदी की ये लाडली बहन योजना से वो डेमोक्रेसी नहीं आई है वहां। नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई है, दिमाग से निकाल दिया। नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर झारखंड और महाराष्ट्र में इस इलेक्शन में अवैध काले धन का इस्तेमाल किया है, और इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी इसमें फेल रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो ये एक्शन किए ना, छोटे मोटे, जिनसे आपको दिखाई दे रहा है कि 500 858 करोड़ रुपए की संपत्ति या 68 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है, ये खाली खाते के लिए, दिखाने के लिए। इससे 10 गुना ज्यादा पैसा, और ये जो संपत्ति मिली है ज्यादातर उन्हीं की गाड़ियों में मिली है जो सत्ता में आए हैं, बीजेपी के लोगों की गाड़ी में। रांची में जिन जगहों पर छापे पड़े एकेडमिक संस्थानों में, उन संस्थानों में बाकायदा गेस्ट हाउस में बीजेपी के नेता रह रहे थे। उन स्कूलों में बीजेपी के नेता रह रहे थे। तो ये सवाल तो उठेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि न सुना था हमारी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज थी कि वहां पर कोई अवैध धन जमा मिलेगा। यहां तो मतलब खुल्लम खुल्ला गेम चल रहा है। कारपोरेट क्रिमिनल और क्रिमिनल माफिया और ड्रग माफिया और बीजेपी और अवैध धन जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, उसने बीजेपी की जीत को संभव बनाया है। बीजेपी डेवलपमेंट के आइडिया पर नहीं जीती है, क्योंकि डेवलपमेंट पर तो बीजेपी कोई नजर ही नहीं है। बीजेपी की नजर तो कुर्सी पर, और कुर्सी इनके बिना मिलती नहीं। और ये जो पहलू है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो घट रही है नीचे, वो दो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं। वो ये कि लालच की प्रवृत्ति को लोकतंत्र की प्रवृत्ति और डेवलपमेंट की प्रवृत्ति बना दिया गया है। और लालच बहुत खतरनाक चीज है, इसका अधिनायकवादी ताकतें लगातार इस्तेमाल करती रही हैं और यहां पर खुल के इस्तेमाल कर रही है। तो किससे लड़ाई है? लालच से। अगर लालच से लड़ लेंगे आप, लालची नहीं बनेंगे, तो जनतंत्र को बचा लेंगे। मैं देखना चाहता हूं विपक्ष में किसके अंदर यह साहस है ये कहने का कि वह लोगों से कहे कि नरेंद्र मोदी जो पैसा देते हम पैसा नहीं लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एडिक्ट बना दिया है लालच का। ये नरेंद्र मोदी की विशेषता है। तो अब लालची बनो और लालची लोकतंत्र बनाओ और नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप में रहो। ये है नया मॉडल जो नरेंद्र मोदी ने विकसित किया है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।